जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। सीडीपी के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जानेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित, ठीक है, उनके सिद्धांत के बारे में कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बताया गया था, और इस सिद्धांत से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। तो आइए जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। जो लॉरेंस कोहलबर्ग की अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1927 को, ठीक है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग था उनका जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1927 को न्यूयॉर्क का शहर में हुआ था। अगर इनकी जो विशेषज्ञता की बात की जाए तो इनका जो विशेषज्ञता जो था, उन्होंने नैतिक विकास जो मॉरल डेवलपमेंट था, उनके बारे में इन्होंने विशेषज्ञता हासिल किया था। और इनके जो विकास के इनका जो योगदान है, अगर इनका जो योगदान की बात की जाता है तो इन्होंने नैतिक विकास जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया गया था, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके 3 स्तर बताए हुए थे, ठीक है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु हुआ था 19 जनवरी 1987 को, ठीक है, बॉस्टन यूएसए में इनकी मृत्यु हो गया था। तो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिनके 3 स्तर है, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आइए जानते हैं इनके जो नैतिक विकास था, ठीक है, जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसमें इनका जो विचार था, जो नैतिकता है वो होता क्या है, ठीक है। अगर नैतिकता की बात किया जाए तो नैतिकता ये होता है कि यह किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का वह गुण होता है जिसमें वह सही या गलत की पहचान, ठीक है, होती है। जिसमें अगर सही या गलत की पहचान करना वो सीख जाता है तो उसमें क्या होता है, नैतिकता का विकास हो जाता है। और यह जो जब बच्चा अपने सामाजिक जो परिवेश में होता है, ठीक है, उनसे ही नैतिकता या अनैतिकता को जानता है। नैतिकता कहने का मतलब एक सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो अगर चोरी करना सीखता है, ठीक है, चोरी करना सीखता है तो वो हो सकता है अनैतिकता, उनका वो अनैतिकता गुण होगा। अगर चोरी करने से ये नुकसान होता है, ठीक है, जैसे चोरी करने से अगर व्यक्ति को जेल होता है, इसके बारे में पता चल गया, वो चोरी करना बंद कर देता है या चोरी नहीं करता है, तो उसका वह गुण जो रहेगा वो कहलाएगा नैतिकता, ठीक है। तो जो नैतिकता होता है वो सही और गलत की जो पहचान होती है वो उसका क्या कहलाता है, नैतिकता। तो जो नैतिकता का जो सिद्धांत दिया गया था, जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का जो सिद्धांत था, उसको जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक कहानी के माध्यम से उन सिद्धांतों के बारे में बताया गया था कि इनके बारे में जो जो सिद्धांत है, उनके कथन क्या क्या है, उनके बारे में बताया गया था। तो ये जो कहानी है वो है हिंज की कहानी, ठीक है। इसमें जो एक हिंज नाम का व्यक्ति होता है, जिनकी जो पत्नी होता है वो क्या होता है, बीमार होता है, ठीक है, एक गंभीर बीमार से पीड़ित होता है, और उनकी जो पत्नी की जो जान है वो सिर्फ एक ही दवाई से बचाई जा सकती है, ठीक है। तो अब वो लॉरेंस जो कोहलबर्ग जो हिंज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने पास जितने भी रुपए होता है अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए क्या करता है, वो एक वैज्ञानिक के पास पहुंचता है, जिसके पास सिर्फ उसी के पास ये दवाई होता है। तो वो उसके पास जाता है, और जो उन्होंने, ठीक है, जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट बोल सकते हैं, जिन्होंने अपने कई सालों की मेहनत से रिसर्च करके उस दवाई को बनाया था, तो उसके पास जाता है। तो जो वो व्यक्ति होता है, वो वैज्ञानिक होता है, वो क्या करता है, उस दवाई का 10 गुना दाम लेने के लिए बोलता है, 10 गुना दाम मांगता है, ठीक है। अब लॉरेंस कोहलबर्ग उससे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं, इसका मैं सिर्फ 50% ही दे सकता हूँ, ठीक है। तो वो जो वैज्ञानिक होता है वो क्या कर देता है, मना कर देता है। अब जो हिंज होता है, ठीक है, उसे क्या करना होता है, अपनी पत्नी के बारे में देखता है कि उसको अपनी पत्नी की जान बचाना है, तो इसके लिए वो क्या करता है, चोरी कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, चोरी कर लेता है। उसके पास पैसा तो नहीं होता है, तो उन्होंने क्या करता है, उस दवाई को चोरी कर लेता है। अब चोरी करने के बाद वो सोचता है कि मैं चोरी कर लिया, ठीक है, तो ये क्या सही है गलत है, ये इसके बारे में वो सोचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, कि इससे मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। और वो सोचता है, एक तरफ दूसरा भी सोचता है कि चोरी किया हो तो क्या मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगा,
ठीक है। इस तरह से उनके बीच में, उनके दिमाग में ये चलता रहता है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे उन्होंने इस कहानी से महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वो दिया गया था। जैसे पहला है ये नैतिक द्विधा, ठीक है, जो मॉरल डिलेमा होता है, ठीक है। इसको याद रखना, ये दोनों वर्ड से याद रखना, नैतिक द्विधा या मॉरल डिलेमा। तो ये जो मॉरल डिलेमा होता है उसमें क्या होता है कि सही और गलत इनके बारे में डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक है। जो मॉरल डिलेमा होता है उसमें क्या होता है, सही और गलत के बारे में क्या डिसीजन नहीं ले पाता है, इसे ही बोला जाता है नैतिक द्विधा, ठीक है। अगर सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता है तो इसे ही बोला जाता है नैतिक द्विधा। जैसे जो हिंज था, ठीक है, अगर हिंज चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगा, अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हिंज था वो एक तरह से नैतिक द्विधा में फंसा हुआ था, इसी को ही बोला जाता है मॉरल डिलेमा, ठीक है, जिसमें सही और गलत के बारे में क्या डिसीजन नहीं ले पाता है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है नैतिक तर्कना, ठीक है, मॉरल रीजनिंग। और मॉरल रीजनिंग क्या होता है, जिसमें सही और गलत के बारे में, ठीक है, डिसीजन ले लेता है, या डिसीजन जो लेने की प्रक्रिया होता है उसी को ही बोला जाता है नैतिक तर्कना या मॉरल रीजनिंग, ठीक है। जैसे ये सही और गलत के बारे में से किसी एक को क्या होता है, चुनना होता है। जैसे हिंज ने किया था, चोरी को चुना था। इन्होंने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, चोरी करना ही उचित समझा और उन्होंने ये चोरी को ही चुना था। जिसमें सही और गलत के बारे में किसी एक में डिसीजन लेना होता है उसी को ही बोला जाता है नैतिक तर्कना। अब जो तीसरा इसकी जो अवधारणा है वो है नैतिक, ठीक है, यथार्थवाद, मॉरलिज्म, ठीक है। तो जो नैतिक यथार्थवाद होता है इसमें एक कठोर नियम, ठीक है, जो एक निश्चित नियम होता है जो क्या होता है, बहुत कठोर होता है। अगर उस नियम को क्या होता है, तोड़ता है तो उसे क्या मिलता है, दंड मिलता है, ठीक है, दंड या पनिशमेंट मिलता है, उसी को ही बोला जाता है नैतिक तर्कना। जैसे कि कई बार देखे हैं कि हम लोग जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, ठीक है, उसको उस नियम को तोड़ते हैं तो क्या होता है, हमें उस दंड के रूप में हमें या तो उसका चालान भरना होता है, ठीक है, कि अगर नियम तोड़े हैं तो इसका चालान भरना होता है, वही एक सजा के रूप में होता है। तो उसे ही बोला जाता है क्या, नैतिक यथार्थवाद, ठीक है, जिसमें एक कठोर निश्चित नियम होता है जिसको तोड़ने पर क्या मिलता है, हमें दंड मिलता है, उसे ही क्या बोला जाता है, नैतिक यथार्थवाद। अब इसका जो चौथा होता है वो होता है नैतिक सहयोग, ठीक है, मॉरल कोऑपरेशन, ठीक है। जो नैतिक सहयोग होता है उसमें क्या होता है, अगर आपका जो इरादा होता है वो अगर सही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नियम तोड़ सकते हैं। अगर हमारा इरादा सही है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नियम तोड़ सकते हैं। जैसे कि कई बार देखने को मिलता है कि जो, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नलों में अगर सिग्नल बंद भी है तो क्या होता है, जो एम्बुलेंस होता है उसमें ले जाने वाले मरीज जो रहते हैं एम्बुलेंस में, ठीक है, उसके लिए क्या हो सकता है, वो सिग्नल को क्या कर सकते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल वाले भी होते हैं वो उस एम्बुलेंस को क्या करते हैं, जाने देते हैं, क्योंकि उनका जो, ठीक है, इरादा है वो एक प्रकार का सही होता है, ठीक है। जैसे ही एम्बुलेंस से गुजरने की अनुमति देना है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर वो जा सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने, ठीक है, महत्वपूर्ण अवधारणा दिया था, ठीक है, नैतिक विकास से संबंधित। अब जानते हैं जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, ठीक है, जो नैतिक मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, थ्योरी का जो सिद्धांत था उसके उन्होंने 3 स्तर बताया था। और ये जो 3 स्तर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 3 स्तर के अंतर्गत प्रत्येक स्तर के 2 भाग बताया था। जैसे पहला जो स्तर था वो था पूर्व पारंपरिक या पूर्व, ठीक है, परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिनकी आयु की बात की जाए तो ये होता है 10 से 14 वर्ष की जो आयु होता है वो इस अवस्था में पाया जाता है। इनकी 2 अवस्था बताया गया था, ठीक है, 2 भाग। जैसे ये पहला था दंड या आज्ञाकारी की अवस्था और इसी में दूसरा बताया था क्या, ठीक है, संदनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, ठीक है। इनके जो 3 स्तर थे उसमें प्रत्येक के 2-2 स्तर और बताया थे। पहला था पूर्व पारंपरिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिनकी अगर आयु की बात की जाए तो ये होगा 4 से 10 वर्ष, ठीक है, जिनके 2 भाग बताया था। पहला था दंड एवं आज्ञाकारी की अवस्था
दूसरा संस्थानात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। दूसरी अवस्था की बात कीजिए या दूसरा स्तर की बात की जाता है तो ये होता है पारंपरिक या परंपरागत या रूढ़िगत नैतिकता का अवस्था। ठीक है, जो दूसरी अवस्था होता है वो पारंपरिक या परंपरागत या रूढ़िगत अवस्था होता है, जिसको बोला जाता है कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज जिसकी आयु की बात की जाए तो ये होता है 10 से 13 वर्ष। इनकी आयु की बात की जाती है तो ये कितना होता है 10 से 13 वर्ष। इनके भी दो भाग बताया गया था। इनका पहला भाग की बात किया तो ये कानून व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है, और दूसरा था अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, ठीक है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल की अवस्था। तीसरा स्तर की बात करें तो ये होता था उत्तर पारंपरिक या रूढ़िगत अवस्था। ठीक है, उत्तर पारंपरिक या रूढ़िगत अवस्था जिसे बोला जाता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये जो अवस्था होता है वो 13 वर्ष से अधिक उम्र की अवस्था होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया था। पहला था सामाजिक समझौता की अवस्था, दूसरा था विवेक की अवस्था। इसी को बोला जाता है सार्वत्रिक, ठीक है, नीतिपरक सिद्धांत। तो इस तरह से उन्होंने नैतिक जो विकास का 3 स्तर बताए थे और प्रत्येक स्तर के दो दो भाग बताए थे, और यहाँ से इनके जो, ठीक है, इस तरह से वहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आइए जानते हैं एक एक स्तर के बारे में। पहला जो था वो प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी आयु की बात की जाए तो ये होगा 4 से 10 वर्ष। ठीक है, अब ये जानते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिकता या प्री ऑपरेशनल स्टेज होता क्या है। इसमें जो व्यक्ति का नैतिकता का जो व्यवहार होता है, ठीक है, जिसमें नैतिक जो व्यवहार होता है वो क्या होता है बाहरी नियंत्रण या दंड से बचने के लिए या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए करने पर आधारित होता है। कहने का मतलब जो इसमें नैतिकता का जो व्यवहार होता है वो बाहरी नियंत्रण या दंड से बचने के लिए या पुरस्कार प्राप्त करने पर आधारित होता है। और ये जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें ना तो समाज के जो नियम होते हैं या उनके जो नैतिक सिद्धांत होते हैं इस पे किसी प्रकार का कोई आधार नहीं होता है। अब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उनको दो भागों में बांटा गया था। अब जानते हैं जो इनके पहला भाग, ठीक है, पहला भाग था दंड या आज्ञाकारी उन्मुक्ता। ठीक है, दंड या आज्ञाकारी उन्मुक्ता कहने का मतलब जो होता है कि इसमें जो बच्चा वही काम करता है, ठीक है, जिससे उसे सजा ना मिले। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है दंड या आज्ञाकारी की जो अवस्था होता है उसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा वही काम करेगा जिससे क्या होगा बच्चे को, ठीक है, सजा ना मिले। जैसे क्या होता है कि बच्चा चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर होता है कि वह पकड़ा जाएगा और उसे डांट या सजा मिलेगी। ठीक है, कि इसमें जो बच्चा होता है वो, ठीक है, सजा से बचने के लिए वही काम करता है, ठीक है, जो उसे अच्छा लगता है। इसमें मुख्य रूप से जो वही काम करेगा जिससे उसे सजा ना मिले। अब इसी के जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होते हैं उनकी दूसरा भाग, ठीक है, दूसरा जो होता है संज्ञानात्मक सापेक्षा तथा उन्मुक्ता। कहने का मतलब जो संज्ञानात्मक सापेक्षा उन्मुक्ता होता है इनमें क्या होता है इस अवस्था में जो बच्चा होता है जैसे को तैसे अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि जैसे एक बच्चा उसके साथ व्यवहार करता है वैसे ही वो दूसरे के साथ व्यवहार करता है। ठीक है, इसलिए इसे बोला गया है जैसे को तैसे की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो एक बच्चा होता है अगर वो दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ते हैं, दूसरे बच्चे उसके अगर पेंसिल तोड़ता है तो वो जो बच्चा वो पहला बच्चा भी क्या करता है उस दूसरे बच्चे की क्या कर देगा पेंसिल को तोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से जैसे को तैसे की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं दूसरी जो अवस्था होता है, ठीक है, जो दूसरा स्तर होता है वो होता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज जिसमें 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। अब इसमें जानते हैं जो कन्वेंशनल स्टेज होता है ये समाज और नियमों पर आधारित होता है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था वो किसी प्रकार के समाज या नियमों पर आधारित नहीं था। ठीक है, और जो रूढ़िगत या जो कन्वेंशनल स्टेज होता है वो समाज और नियमों पर आधारित होता है। कहने का मतलब इसमें जो किशोर या जो बड़े बच्चे होते हैं वो दूसरों की अपेक्षाओं और सामाजिक नियमों के अनुसार क्या करता है काम करता है। ठीक है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो, ठीक है,
जो होते हैं वो दूसरों की अपेक्षाओं या सामाजिक नियम के अनुसार काम करते हैं। अब जो कन्वेंशनल स्टेज है उनके भी दो भाग होते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल स्टेज को भी दो भागों में बांटा गया था। जैसे इनमें बात किया जाए, इनकी पहले स्टेज के बारे में बात किया जाए तो अच्छा बच्चा, ठीक है, अच्छा बच्चा अभिविन्यास, या इसी को बोलते हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है। इसी को बोलेंगे क्या, गुड बॉय एंड गुड गर्ल के। तो इसमें जो बच्चा होता है, इस अवस्था में क्या होता है, जो बच्चा या जो किशोर होता है वो सही काम इसलिए करता है ताकि उसे क्या, लोग अच्छा कहे, ठीक है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल के कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सही काम इसलिए करता है ताकि लोग उसे क्या कहें, अच्छा कहें, या उसकी नज़रों में क्या हो, वो बच्चा अच्छा बने, ठीक है। जैसे बच्चा जो होता है वो दूसरों की मदद इसलिए भी करता है ताकि सब उसे अच्छा और दयालु कहे, ठीक है। अगर मदद की दृष्टि से देखें तो जो बच्चा होगा वो मदद इसलिए करेगा ताकि उसे दूसरों की नज़र में क्या हो, अच्छा बोल सके या उसे दयालु कह सके। इसे बोलेंगे गुड गर्ल एंड गुड बॉय की अवस्था। इसी की दूसरी अवस्था की बात की जाता है तो ये होता है विधि या व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इसमें ये क्या करता है कि जो व्यक्ति होता है वो कानून, नियम और सामाजिक व्यवस्था का पालन करता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल स्टेज होता है, ठीक है, वो समाज के नियमों पर आधारित होता है। तो ये क्या करता है, ठीक है, कानून, नियम और जो सामाजिक व्यवस्था होता है उनका क्या करता है, पालन करता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो ट्रैफिक सिग्नल में इसलिए रुक जाता है क्योंकि यह एक समाज का नियम है, भले उसके आसपास कोई पुलिस हो या ना हो, या ट्रैफिक सिग्नल में क्या हो, अगर बंद है, ठीक है, तो व्यक्ति वही रुक जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो एक समाज या नियम या कानून का पालन करता है। तो इसी को बोलते हैं विधि या व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कन्वेंशनल स्टेज है उनकी दो अवस्थाएं होती है। अब जानते हैं इसकी तीसरे स्तर के बारे में, ठीक है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जो होते हैं 13 वर्ष से, ठीक है, अधिक के जो उम्र होते हैं वहां से, ठीक है, इसमें देखा जाता है। इसी को बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस स्टेज पे क्या होता है, ये होता है नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक है। जो पहला सिद्धांत था प्री कन्वेंशनल स्टेज, वो समाज के नियमों या कानून पर आधारित नहीं था। दूसरा जो सिद्धांत था वो समाज के नियम और कानून पर आधारित था। और जो तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है वो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अंतःकरण या नैतिक मूल्य के आधार पर निर्णय लेते हैं, ठीक है। ये जो समाज के नियम से भी, ठीक है, ऊपर जाकर अपना निर्णय लेते हैं, इसी को बोला जाता है नैतिक सिद्धांत, ठीक है। इसी को बोलेंगे कि जो व्यक्ति होता है वो अपने अंतःकरण या नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं, और ये जो नियम होते हैं वो समाज से भी ऊपर जाकर निर्णय लेते हैं। इनके भी दो अवस्थाएं थे, ठीक है। जो पोस्ट कन्वेंशनल थे उनके भी दो अवस्था में बांटा गया था। तो इनकी पहली अवस्था के बारे में बात किया जाए तो ये था सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, ठीक है, सोशल कंट्रैक्शन ओरिएंटेशन। तो जो सामाजिक अनुबंध था उसमें क्या होता है कि व्यक्ति यह मानता है कि नियम सबकी भलाई के लिए है तो उन्हें बदल भी सकते हैं, ठीक है। यदि व्यक्ति यह मानता है कि नियम यदि सबकी भलाई के लिए हो तो उस नियम को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे यदि कोई कानून समाज के लिए है, हानिकारक है, तो उसे क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए, ठीक है। इसमें जो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता है, अगर कोई नियम है, ठीक है, वो समाज की भलाई के लिए है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बदलना चाहिए। अब इसी के दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो ये होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ठीक है, यूनिवर्सल एथेंटिकल, ठीक है, प्रिंसिपल ओरिएशन। तो जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने विवेक या नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय करता है, चाहे वह नियम, ठीक है, कानून कुछ भी हो, ठीक है। इसमें व्यक्ति जो है वो अपने विवेक या नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्णय करता है कि चाहे वो नियम कुछ भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, ये जो महात्मा गांधी था, ठीक है, वो सत्य और अहिंसा का पालन करते
करना चाहते थे, भले ही ये अंग्रेजों के नियम के क्या था, खिलाफ था। इस तरह से ये अपने नैतिक विवेक और नैतिक मूल्यों के आधार पर ही सत्य अहिंसा का पालन कराना चाहता था, जो कि अंग्रेजों के नियम के खिलाफ था। इस तरह से ठीक है, जो नैतिक विकास के 3 स्तर था उनको डिटेल से पढ़े हैं। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।